अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर पर पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। पिछली वीडियोस में मैंने आपको स्केलर वेक्टर, डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटीज़ को अच्छे से समझा दिया था। तो चलिए आज पढ़ते हैं वेक्टर्स की टाइप्स। सबसे पहले नेगेटिव वेक्टर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी किसी डेफिनेशन को समझना होता है तो उसके नाम के मायने अच्छे से जान लिया करें। ठीक है, नाम में ही सब कुछ मेंशन होता है। नेगेटिव वेक्टर नाम से रिप्रेजेंट है वो वेक्टर जो कि नेगेटिव हो। अब बस ये समझना है कि नेगेटिव क्या हो। अच्छा जी, दो ऐसे वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं जो कि मैंने एरोज़ की सूरत में आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, लेकिन आपको एरो से पता चल रहा है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगी और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन, तो उनको हम नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको नेगेटिव साइन में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि वो -a बन जाएगा। अब देखिए, चूँकि वो एक नया वेक्टर तश्कील पा गया है, एक वेक्टर ईस्ट में जा रहा है, दूसरा वेक्टर वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो हम उसको एक नया वेक्टर ही कंसिडर करेंगे। तो आप उस नए वेक्टर को या तो -a लिखें या फिर एक नया नाम दे दें, B, C, D, कुछ भी नाम दे दें। जैसे मैंने यहाँ -a = b लिखा हुआ है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब आते हैं नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर की तरफ। नल वेक्टर वो होता है, ये भी नाम से जाहिर है, जो कि ज़ीरो हो। ठीक है, अब कोई जी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है, तो आप तो उसे ज़ीरो कैसे ड्रॉ करेंगे? यू कैन ड्रॉ इट। ठीक है, क्योंकि वो है ही ज़ीरो, उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। अब डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, कोई भी हो। ठीक है, एक बंदा है, उसने सफ़र ही तय नहीं किया। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो फिर आप उसे कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो वो सिम्बॉलिकली वो ज़ीरो है, ग्राफिकली आप उसे प्रेजेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है। आगे बढ़ते हैं इक्वल वेक्टर की तरफ। इक्वल वेक्टर, ये भी नाम से जाहिर है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, दो अलग अलग बंदे हैं, उन दोनों ने ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर का ही सफ़र तय किया है। ठीक है, तो वो दोनों बंदे तो अलग है ना, इसलिए मैंने ए बी का नाम लिख दिया। दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैंने एरोज़ को एक ही डायरेक्शन में शो किया है, तो उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अब आते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट भी नाम से जाहिर है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट हो सकता है, वट एवर इट इज़। ठीक है जी। अच्छा जी, डायरेक्शन कोई भी हो तो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि यूनिट वेक्टर का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है जी, तो देखिए, यूनिट वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल a और ऊपर छोटी सी कैप बनी हुई होती है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल a। अब सपोज टू बी वेक्टर a है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। एक सेकेंड। ये देखिए, वेक्टर a है जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बोल्ड लेटर से किया हुआ है, इसलिए मैंने ऊपर एरो नहीं लिखा है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से याद करनी है। अगर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो वेक्टर ए है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने स्मॉल a ऊपर कैप लिख दिया। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है। ठीक है, अब फार्मूला क्या है? फार्मूला सिंपल वेक्टर की डेफिनेशन है। वेक्टर की डेफिनेशन रिमाइंड कर लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि वेक्टर इज़ बेसिकली द सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वो वेक्टर कहलाता है। अब ये बोल्ड ए में मैंने लिखा हुआ है वेक्टर। ठीक है, वो किसके बराबर है? उसके मैग्नीट्यूड के, जो मैंने आगे ए लिखा हुआ है, और किसके बराबर है? उसकी डायरेक्शन के। ठीक है, तो ये उसका बेसिकली वेक्टर का फार्मूला बन गया है, वेक्टर की इक्वेशन बन गई है। ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखें, आपको ये सिंपल कैलकुलेशंस तो आती ही होंगी। अगर हमें वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे? जो मैग्नीट्यूड ए है उसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ वो डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि वेक्टर के नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ गया है इक्वल्स टू उसकी डायरेक्शन। यानी अगर हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी हो तो हम उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। आ गया समझ में? अब हम चलते हैं यूनिट वेक्टर की टाइप्स की तरफ।
ओके जी। अब देखें यूनिट वेक्टर, अब मैं सिंपली आपको एक बात समझाती हूँ कि देखें अगर मुझे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है एक्स एक्सिस पर, एक वेक्टर जा रहा है, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस पर जा रहा है, तीसरा वेक्टर जेड एक्सिस पर जा रहा है, तो आई हैव टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अगर मैं सबकी डायरेक्शन को स्मॉल ए या स्मॉल बी से ही शो कर रही होंगी तो इट डजेंट क्लियरफाई मी कि मैं बेसिकली डायरेक्शन किस तरफ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो देखिए जो वेक्टर एक्स एक्सिस पर जा रहा होता है ना, उसको हम स्मॉल आई से शो करते हैं, ठीक है, उसको हम स्मॉल आई से शो करते हैं। ऊपर स्मॉल सी कैप बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पर जा रहा होता है उसे हम स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जेड एक्सिस पर जा रहा होता है उसे हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बस आपने याद रखना है। अब सिंपली मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, जैसे कि मैंने पीछे आपको समझाई थी कि एक वेक्टर डायरेक्शन ऑन एन एक्सिस ए एक्स, ठीक है, अगर वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस पर जा रहा है तो मैं उसको ए एक्स कह देती हूँ। मज़ीद क्लियरफाई करने के लिए इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है, चूँकि वो एक्सिस की तरफ जा रहा था इसलिए मैंने नीचे एक्स लिख दिया। नीचे आ जाइए, वेक्टर डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, तो ए वाई है, ये बोल्ड वाला लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बोल्डनेस की ज़रूरत या ऊपर एरो की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपल ए लिखें तो वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। अच्छा जी, ए वाई इंटू जे लिख दिया, क्योंकि जे वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट की जाती है जो कि वाई एक्सिस की तरफ होती है। वेक्टर डायरेक्शन ऑन जी एक्सिस दैट इज़ ए जी इक्वल्स टू ए जी डॉट के, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि वो वेक्टर जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो, ठीक है, वो वेक्टर जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। व्हाट इज़ अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, आई हैव ऑलरेडी क्लियरिफाइड इन माई प्रीवियस वीडियोज़। देखिए ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर जो पोजीशन है ना इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं, ठीक है। देखिए 1 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर जो है वैल्यू ज़ीरो है, उसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। वो वेक्टर जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो या किसी भी वेक्टर की पोजीशन को या पॉइंट को लोकेट कर रहा हो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अच्छा ये याद रख लीजिए, इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये येलो पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये एक वेक्टर की पोजीशन है। अब हमें इस पोजीशन को फाइंड आउट करना है कि ये वेक्टर कितने डिस्टेंस पर है पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये रेड एरो आपको नज़र आ रहा होगा, हम एक्स एक्सिस पर हम चले हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है, फिर हम वाई एक्सिस पर चले हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर हम इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं यानी 3,4। हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें पोजीशन वेक्टर फाइनली जो मालूम करना है, सॉरी रिजल्टेंट कह रही हूँ, फाइनली जो हमें पोजीशन वेक्टर मालूम करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली 3 और 4 को सम ही करना होगा ना। हम इसको लिखेंगे किस तरह से कि देखिए स्मॉल आर है, पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट की जो कि येलो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैसे मालूम करेंगे, फॉर्मूले के ज़रिए आप लिखेंगे कि वो 3 सेंटीमीटर गया है एक्सेस की तरफ, एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल आई ऊपर कैप, और 4 सेंटीमीटर गया है वाई एक्सिस की तरफ, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जे यूनिट वेक्टर लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। अगर वो मज़ीद जी एक्सिस की तरफ गया होता तो हम प्लस करके वो वैल्यू भी लिख लेते हैं, जैसे कि ये फार्मूला आपके सामने है कि पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखा जाता है। देखिए आर है पोजीशन वेक्टर, अगर वो 3 तरह सिम्त में मूव करके गया है एक्स वाई और जी एक्सिस तो हम उसे ऐसे लिखेंगे। लेकिन चूँकि हमारे इस ये जो आपके पास गिवन ग्राफ है, इस ग्राफ में उसने सिर्फ 2 तरफ ट्रैवलिंग की है, एक तो उसने ईस्ट की तरफ की है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद उसने नॉर्थ की तरफ की है, ठीक है जनाब। तो इसलिए उसने एक्सिस से सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ मूव किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें मेंशन की हैं, आई और जे की। यानी पोजीशन वेक्टर क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन हम किसी भी दूसरे वेक्टर के पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, देखें
रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल वेक्टर को कहते हैं, ठीक है, यानी किसी भी दो वेक्टर का सम ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वेक्टर 1 है, वेक्टर 2 है, ठीक है, इनका फाइनल जो वेक्टर होगा उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, जो स्मॉल आर है वो पोजीशन वेक्टर क्या है, वो सिर्फ किसी पोजीशन को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी वेक्टर की पोजीशन को मालूम करने के लिए, जबकि रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर्स गिवन होते हैं उनका सम होता है। मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं, इस डायरेक्शन में देखिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ हुए हुए हैं। आपने जो वेक्टर ए है जो रेड से शो हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कौन सा है वो बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स के सम हमने रिप्रेजेंट किया है। अब पिछले वाले जो पोजीशन वेक्टर था उसमें याद रखिए उसमें वेक्टर तो एक ही था, ठीक है, हमने पॉइंट को लोकेट करना था किसी भी वेक्टर के, तो हमने क्या कहा, हमने उसकी पोजीशन को लोकेट किया है कि वो एक ही बंदा है, वो पहले 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद वो साउथ की तरफ गया है, तो हमने उस पोजीशन को इस तरह से लोकेट किया है। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर में दो अलग वेक्टर्स हैं, इनको हमने ऐड किया है। फॉर्मूला आपके सामने है, a + b = r। अच्छा जी, अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट कैसे करते हैं। सिंपली ये जो मैथमेटिकल रूल है a² + b² = c², ये आपने अपने जहन में रख लेना है, ठीक है जनाब, ये फार्मूला आपने अपने जहन में रख लेना है, a² + b² + c²। देखिए हम इसे सिंप्लीफाई करते जाएँ अगर। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, एक तो हमारे पास है दैट इज़ ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस तय किया है, दूसरा वेक्टर हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड यानी कि वाई एक्सिस की तरफ गया हुआ है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ गया हुआ है। तो हमें इनका रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लिख दिया, उसके बाद हमने ए की सपोज टू भी हमने इसको ए कह दिया और इसको हमने बी कह दिया। हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट कर ली 5 एंड देन 7। आपको ये रूल भी पता होगा कि जब मैं इसका स्क्वायर कैंसिल करूँगी तो मुझे वहाँ पर स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, तो ये c = √5² + 7² हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसको टोटली सॉल्व करूँगी 5 का स्क्वायर लूँगी, 7 का स्क्वायर लूँगी, दोनों को प्लस करूँगी, फिर इनका अंडर रूट लूँगी कैलकुलेटर के ज़रिए, तो मेरे पास आ जाएगा 8.60 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा 8.60। अब देखिए यहाँ पर जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा थीटा। अच्छा जी, अब आपने ये तो बता दिया कि टोटल किस मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा था, किस स्पीड से जा रहा था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो किस एंगल से जा रहा था। ये देखिए यहाँ पर एंगल ड्रॉ हुआ है ना। देखिए या तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर शो करना है, तो हम फाइनली एग्जैक्ट पोजीशन उसकी बताएंगे ना कि वो इतने मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था और इस पोजीशन में इस एंगल में जा रहा था। तो आपको ये एंगल शो करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगले सवाल में देखते हैं कि एंगल कैसे मालूम करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। ओह सॉरी, चलें जी, सिंपल से एग्जांपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम एंगल कैसे मालूम करते हैं। जी स्टूडेंट, सवाल पढ़ते हैं। इफ़ सेंट लुइस कार्डिनल्स होम रन किंग मार्क मैगवायर हिट अ बेसबॉल ड्यू वेस्ट विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉल को हिट किया गया है वेस्ट की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड द बॉल इनकाउंटर्स अ विंड दैट ब्लू इट नॉर्थ एट 5 मीटर पर सेकेंड। अब हवा ने जो है उसे हिट करके नॉर्थ की तरफ ले गया है और वो वहाँ पर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 5 मीटर पर सेकेंड का है। नाउ व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बेसबॉल। अब बेसबॉल की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? ठीक है जनाब, हमने लेट्स स्केच इट, इसको स्केच किया है। तो आप देख सकते हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड हम उसे लेकर गए हैं वेस्ट की तरफ। ठीक है, समझें कि ये आपको पॉइंट ऑफ रीजन है। मिसाल के तौर पर मैंने यूँ ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ रीजन, और यहाँ से स्टार्ट किया गया है। तो आप उसे लेके गए हैं वेस्ट की तरफ, उसके बाद उसने ट्रैवल किया है नॉर्थ की तरफ, फिर आप उसे ऊपर की तरफ लेकर गए हैं। ये बात क्लियर होगी? अच्छा जी, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करें तो डेफिनेटली आपने इस तरह से रिजल्टेंट आर मालूम करना है। फॉर्मूला आपके सामने है, हमने जैसे पीछे ड्राइव किया था c = √a² + b²। इसी तरह r √ मैंने इसको a कंसिडर कर लिया, इसको b कंसिडर कर लिया, 50 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर लिया। ठीक है, और फिर इन दोनों का
एडिशन के बाद इनका अंडर रूट लिया तो मेरे पास 50.25 मीटर पर सेकंड इनकी वेलोसिटी आ गई। ये अब मुझे वेलोसिटी मालूम होगी। अब मुझे एंगल मालूम करना है कि ये बॉल किस एंगल से मूव कर रही थी। तो देखिए, एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपने tan थीटा का इस्तेमाल करना होगा। tan थीटा, ठीक है, आपने लिखना है b/a। फिर आपने 5 को 50 से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद tan जो है वो इस तरफ जाएगा और वो tan इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है, tan इन्वर्स बन जाएगा। फिर उस tan इन्वर्स को आप फाइंड आउट करेंगे लोगैरिथम के ज़रिए, वो भी गिवन होगा कि अपने कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे। फिर जो थीटा की वैल्यू आएगी ना, वो कहलाएगी आपके पास एंगल। किसका एंगल? उस बॉल का, कि वो किस एंगल से मूव कर रही थी। अच्छा, ये देखें, ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में तो उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिजल्टेंट वेक्टर को क्लैरिफाई करने के लिए और एक हल्का सा स्केच बिठाने के लिए, ताकि आगे जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो आपको आसानी हो और आपको, देखिए, चीज़ें रिपीटेशन में अगर पढ़ ही जाएँ तो वो जहन में रह जाती हैं। अब मैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर को न्यूमेरिकल फाइंड करवाने जाऊँगी तो फिर आपके जहन में ये ज़रूर होगा कि हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर में हम 2 चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। एक तो फाइनल वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, और अब वो स्पीड से जा रहा है, ठीक है, या सिर्फ डिस्टेंस किलोमीटर का में शो हुआ है, वट एवर इट इज़। आपने एक तो वो मैग्नीट्यूड मालूम करना होता है, दूसरा आपने डायरेक्शन मालूम करनी होती है, ठीक है, क्योंकि हम वेक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, वेक्टर का फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो हमने 2 चीज़ें तो लाजमी मालूम करनी है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, दूसरी उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। ये चीज़ तो आपके पास बिल्कुल अंडरस्टूड है। आप रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। जब वेक्टर की बात आती है तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करनी होती हैं। मैग्नीट्यूड के लिए जो फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, a² + b² = c²। और जो डायरेक्शन मालूम करनी होती है उसका फार्मूला है tan थीटा, ठीक है, = v/a। फिर आप क्या करेंगे, b/a को डिवाइड करेंगे, फिर tan जब थीटा के इस तरफ होगा, जब इक्वल्स के उस तरफ जाएगा तो वो tan इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप कैलकुलेटर के ज़रिए tan इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर थीटा में आंसर लिख लेंगे डिग्री में, तो आपको पता चल जाएगा वो 0.71 जा रहा था नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई दूँगी। और मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।